हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? जय श्री राम। प्लीज मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? प्लीज बताएं बेटा, एक बार ही बताएं मुझे, एम आई ऑडिबल? ओके। जय श्री राम प्यारे बच्चों। अरे मैंने गलत पीडीएफ ले ली, एक मिनट रुकना। आप बताओ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आप लोगों ने रिवीजन किया? तब तक मैं पीडीएफ चेंज करती हूँ। रिवीजन कर रहे हैं ना आप? क्योंकि इस टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। जो डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू थोड़े बहुत करिए और रिवीजन करते रहिए पीछे के टॉपिक्स का। पता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं बट रिवीजन पे ध्यान नहीं देते, और वही मेन चीज होती है। बहुत सारे बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बोल रहे हैं और करवा भी दिया जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है। बेटा कल की क्लास लाइव क्लासेस में रिकॉर्ड हो गई होगी। लाइव क्लासेस जो सेक्शन है उसमें, ठीक है, वहां पे रिकॉर्ड होगी होगी। चलो अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें जो कॉन्सेप्ट, थोड़े थोड़े जितने भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो करवाऊंगी मैं। ठीक है। और जो आप लोगों का बेसिकली बेसिक तो आता ही है आप सभी को, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हुई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये आप लोगों का जो सेशंस चल रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को पता ही है, जैसे हम एमसीक्यू और जो थ्योरीज हैं वो भी क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को चलो अब क्वेश्चंस करने हैं वन बाय वन, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अगर कोई थ्योरी वाला पार्ट आता है तो वो भी मैं करवा दूंगी। डन? कैन आई स्टार्ट? सेंड मी अ थम्स अप। एक थम्स अप सेंड करिए। एमसीक्यू सेशन से आपका रिवीजन भी होगा और टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। इवनिंग में आज क्लास पॉसिबल नहीं थी, डेट्स वाई मैंने आज मॉर्निंग में ही लेना सही समझा। देखो, dash is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and in interpreting the results thereof। ये क्या है, किसकी डेफिनेशन है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया है तो। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, आपका सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। जल्दी बताइए बच्चा। और मोस्टली बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आंसर इज सी, अकाउंटिंग। ठीक है, तो सही है बिल्कुल। हम टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के सेशन में। सारे सेशन 30 क्वेश्चन के ही होते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग, जैसे आप लोगों को बेसिकली कंफ्यूजन किन टर्म्स में होती है बेटा? अकाउंटिंग, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या अभी जुड़े हैं क्रैश कोर्स के दौरान, ठीक है,
क्रैश कोर्स में जितने भी पीछे जो लाइव क्लासेस हुई है वो इंक्लूडेड नहीं है, बट जो आगे होने वाली है वो मैं आप लोगों को ले लेती हूँ लाइव में, ठीक है। तो आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, और रिकॉर्डेड सेशन और ये एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो करके चले जाना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंट्स रूटीन में जो बस हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम चीजों को भूल ना जाए, उसे बोलते हैं अकाउंट्स, नॉर्मल, राइट। और अकाउंटिंग क्या है, पूरी प्रोसेस जिसके अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मैनर में चीजें की जाती है और फाइनेंशियल कैरेक्टर की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। और व्हाट इज अकाउंटेंसी, एक रूल बुक है, एक रूल बुक है कि जैसे कि आपको अकाउंट्स में कब क्या कैसे करना चाहिए, दैट इज रूल बुक है वो। तो ये अकाउंटेंसी है, और यहाँ पे डेफिनेशन पूछी थी तो कंफ्यूजन थी ही नहीं, और आंसर इज अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। Any form of accounting which enable a business to be conducted more efficiency can be regarded as dash accounting। लेखांकन का कोई भी रूप जो किसी व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाता है उस लेखांकन को माना जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग या नन ऑफ दिस, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं आंसर, आंसर प्लीज। बेटा ये प्रैक्टिस सेशन ही आप लोगों में कॉन्फिडेंस लाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस सेशन आ रहे हैं। आंसर कीजिए बच्चों। हाँ ये बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, ये जो मतलब ये सोच रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो आंसर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेहा मित्तल रेनू बिल्कुल ठीक है। देखो जो ये तुक्के वाले हो ना, इससे तो बेटर है कि आप लोग तुक्के ना मारे, प्लीज पहले चीजों को पढ़ें। ये बोल रहा है कि कुशलता से, एफिशिएंसी पे बात कर रहा है बेटा, एफिशिएंसी से, कि एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, यानी बहुत सारे टाइप होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल में क्या देते हैं, जो हम लोग हिस्टोरिकली जो हुआ है, यानी पीछे जो हुआ है उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, कितने पैसे आए हैं कितने पैसे गए हैं। मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं हम ऐसी अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसे डिसीजन पावर ले हो, डिसीजन अच्छा ले सके हम लोग, ठीक है। एफिशिएंसी पे काम, यानी सपोज करो पहले 5 प्रोडक्ट 500 रुपए में बना रहे थे और 700 में बेच रहे थे, तो हम इस मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम 5 प्रोडक्ट अब 300 में बनाने की कोशिश करें या 400 में बनाने की कोशिश करें ताकि मार्जिन बढ़ सके, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा है, कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग। और डिसीजंस के ऊपर काम करे वो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ आंसर इज बी, सेकंड का बी आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो, जो मुद्रास्फीति लेखांकन है वो क्या कहलाता है, मतलब क्या है इसके अंदर, क्या क्या है, रिवैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट, नन या ऑल। आंसर बताएं बेटा, क्या बताता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वैसे आपके जो सिलेबस है उसके अंदर नहीं है, बट पेपर एस्टेट के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आएगा, आप लोगों को नहीं आता होगा। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक महंगाई अकाउंटिंग, यानी जैसे जैसे आप लोगों का रुपए की वैल्यू कम होती रहती है, लाइक पहले 100 रुपए में बहुत सारी चीज आती थी, अब नहीं आती है ना। हम अक्सर बोलते भी है रोजमर्रा की लाइफ में कि आजकल तो 500 का नोट 100 के बराबर हो गया है, यानी 500 में उतनी चीज आती है जो कभी 100 रुपए में आ जाया करती थी, है ना। तो वही है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट, आंसर इज बी। आगे, a process of accounting that recognize the impact of transaction on the financial statement in the time periods when revenue and expenses occur instead of when cash is received is called dash basis। जल्दी बताएं, लो हिंदी में भी दिखा देती हूँ, इंग्लिश वालों का के लिए तो मैंने पढ़ दिया है। लेखांकन की एक प्रक्रिया जो नकदी प्राप्त या विपरीत होने की बजाय राजस्व और व्यय होने की समय अवधि में वित्तीय विवरणों पर लेन देन के प्रभाव को पहचानती है, उसे कहा जाता है। आप लोगों की अकाउंटिंग दो तरह की बेसिस पे की जाती है, एक एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस, उसी में से किसी एक का डेफिनेशन है, नन, ए बी बोथ, क्या आएगा आंसर।
ये LSEN वाला कौन बच्चा है, ये तुक्के वाला, कि आंसर ए और बी है तो ऑप्शन यही आएगा। ये तुक्के वाले बच्चे हैं जो ये दोनों बोल रहे हैं ना। है ना, तुक्के वाले बच्चे हो ना, या थोड़ा लगाया भाई दिमाग, जल्दी बताओ। तुक्के वाले बच्चे हैं भाई। रिवेन्यू तो तब रिकॉर्ड किया जाएगा, ये बोलता है, ये कौन सी कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग बोला जाता है भाई, कंजर्वेटिज्म। खर्चा होने वाला भी नहीं है ना, खर्चा होने वाला है तो रिकॉर्ड कर लो, तो मान लो आज, और प्रोविजन बना लो। और जब तक इनकम हाथ में ना जाए तब तक इनकम को मत मानो। ये कौन सा था आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट भी कहता है, ये क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म किसको मानता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म एक ही तो बात है, मतलब अलग अलग बुक्स में पढ़ाया गया है, लेकिन यही बोलता है कि रिवेन्यू, जो रिवेन्यू चीजें हैं वो तो, जो आपका इनकम आने वाली है उसको आज मत मानो, लेकिन एक्सपेंसेस को मान लो। तो लेखांकन की एक प्रक्रिया जो नकदी प्राप्त या विपरीत होने के बजाय राजस्व व्यय होने के समय अवधि में वित्तीय विवरणों के लेन देन को प्रभाव को अपनाती है। यानी एक्सपेंसेस को तो तब रिकॉर्ड कर दो, होने वाले हैं, लेकिन रिवेन्यू जब तक हाथ में ना जाए तब तक रिकॉर्ड मत करो। और ये इस तरह से लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकता है ऐसे। एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका आंसर करिए। बेटा ए और बी बोथ नहीं आएगा, उसका आंसर जो बोला है क्रूअल बेसिस वही आएगा। ये बताइए। A process of accounting where revenue and expenses recognition would occur when cash is received and is called disbursed is called। लेखांकन की एक प्रक्रिया जहां राजस्व और व्यय की पहचान तब होती है जब नकदी प्राप्त होती है और वितरित की जाती है। यानी या तो पैसा आएगा तो रिकॉर्ड होगा, पैसा आया रिकॉर्ड होएगा, या पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड होएगा। तो ये क्या होता है आप लोगों का, कैश बेसिस। आई होप ये आंसर सही है। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आंसर सही है। बेटा इंग्लिश में दिखाई तो दे रहा है ना, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा होता है आप लोगों को। देखो, अब नेक्स्ट, they are the dash, they are present obligation rising from past events. It also arise when an asset is created or acquired। वे अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व हैं। यह तब भी उत्पन्न होता है जब कोई परिसंपत्ति बनाई जाती है या अर्जित की जाती है। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और आंसर करें। आंसर करें प्लीज। ये क्वेश्चन भी एस्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे लैंग्वेज घुमा के कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका आंसर क्या आएगा, मोस्टली बच्चों का देखते हैं भाई। आंसर ही नहीं आ रहा, क्या बात है, आंसर करो भाई। दे आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो प्रेजेंट है लेकिन पास्ट के इवेंट के ऊपर। इट इज ऑल्सो अराइज व्हेन एसेट इज क्रिएटेड और एक्वायर्ड। ये तब भी अराइज होती है जब एसेट क्रिएट की जाती है या एक्वायर की जाती है। आंसर इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, किसी चीज को यूज कर लिया हमने, पैसे नहीं दिया, वो लाइबिलिटी है। या किसी चीज को ले लिया है, उसके पैसे नहीं दिए हैं, वही बोल रहा है ये लाइबिलिटी। नेक्स्ट बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा पेपर में। डैश इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन फॉर्म ऑफ इनफ्लोज और इनहेंसमेंट of assets and decrease in liabilities, thereby increase in equity and net worth। ये बस कई बार ही ना ऐसे थ्योरी वाइज पूछ लिया जाता है, कई बार इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता जरूर है। लेखांकन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों
कि परवाह या वृद्धि देनदारियों में कमी के रूप में आर्थिक लाभ में वृद्धि, जैसे इक्विटी और नेटवर्थ में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन इक्विटी एंड नेटवर्थ और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो ये क्या है बेटा, इनकम है। और मोस्टली बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड बच्चों। एक दो का गलत भी है। ये बताओ, डैश इज रेसिड्यूअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को लेस करने के बाद क्या बचता है? जल्दी बताओ आंसर प्लीज। एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या बचता है भाई? इक्विटी, कैपिटल। आपको बस थोड़ा सा वो करने के लिए इन्होंने ये दो तीन वर्ड आगे ज्यादा लगा दिए। एसेट में से डिडक्ट कर दी लाइबिलिटीज, क्या बचा? कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। आई होप क्लियर है। और मोस्टली बच्चों का आंसर भी सही है। वेरी गुड बच्चों, ये आंसर आप लोगों ने सभी ने सही किया है। 9th क्वेश्चन, डैश अवधारणा का तात्पर्य है कि प्रत्येक लेन देन और घटना को मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जाना। और ये भी कोई गलत करेगा तो वो तो भाई गया। इतना इजी क्वेश्चन 9th, कि भाई जो अकाउंट्स में सारी चीजें क्या फिनेंशियली रिकॉर्ड की जाती है, नॉन फिनेंशियली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है। और सभी का आंसर सही है। सभी का आंसर सही है। वेरी गुड बच्चों। मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash implies that a business unit is a separate and distinct from the person who owns or control it। इसका तात्पर्य है कि एक व्यावसायिक इकाई उस व्यक्ति से अलग और विशिष्ट है जिसका और इसका मालिक है या इसे नियंत्रित करता है। तो ये क्या है आप लोगों का कॉन्सेप्ट बताओ? 10th का बी बिल्कुल सही। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जिसके अकॉर्डिंग ही सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या होती है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी के तहत बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है। इसी के एग्जांपल होते हैं कि हम लोग जो कैपिटल है, ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाए गए पैसे को कैपिटल और उसके द्वारा निकाले गए पैसे को ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वो कैपिटल और ड्रॉइंग्स इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट इज डैश कॉन्सेप्ट टेल दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड, कि रेवेन्यू को जब भी माने तब वो रियलाइज्ड हो जाए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है? प्लीज मुझे बताएं। कुछ बच्चे इसका आंसर गलत कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर जरूर गलत कर सकते हैं। जल्दी बताएं 11th का आंसर। देखो बेटा, इसका आंसर एक्रूअल भी ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने एक्रूअल समझ लिया। ये एक्रूअल और रियलाइजेशन में कुछ अंतर ही नहीं है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में एक्रूअल और रियलाइजेशन दोनों है तो रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। The convention, concept, rule, procedure that together make up by accepted accounting practice at given टाइम आर कोल्ड। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेट के में, 100% इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और सभी बच्चों का ये आंसर बिल्कुल ठीक है, गैप, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं गैप। ये LSEN बेटा क्या हो गया तेरे को? बी? अच्छा, नहीं सी ऑप्शन आंसर बताया ना आपने। हाँ सी। क्या हो गया ये? गलत बता रहे हो। और आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है, पढ़ते हो। नेक्स्ट, डैश इज
द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोस आर जनरेटेड बाय बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन काट दो, आपका नहीं आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल? देखती हूँ ज्यादातर क्या आंसर कर रहे हैं। पर्सनल। ओके बेटा, पर्सनल, ठीक है। देखो ये LSEN फिर गड़बड़ कर दिया आपने, आप आज पिटोगे। आंसर इज पर्सनल बेटा। प्रीपेड का, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया आपने, पहले से पेड कर दिया, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस सफिक्स लगा हुआ है ना इसके सामने, ये पर्सनल अकाउंट है बेटा। आप पता है किस लॉजिक से कर रहे हो कि ये एक एसेट है तो रियल कर रहे हो? नहीं बेटा, ये प्रीपेड किसी बंदे से भी तो रिलेटेड है ना, किसी बंदे से रिलेटेड है पर्सनल। कि जिसके आगे ये सफिक्स लगा हुआ हो ये पर्सनल अकाउंट है, प्लीज उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना कि ये बैलेंस शीट में ये पर्सनल अकाउंट है, हमेशा ध्यान रखना। आगे चलो, 14th का बी, आगे चलिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसका लॉजिक मैं अभी पीछे बता के आई हूं। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल? जल्दी लो, देख लो भाई आराम से, वरना कहीं बोलोगे मैम दिखाई नहीं दे रहा। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज अ, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूं मैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बिल्कुल पता है सही आंसर कर रहे होंगे आधे से ज्यादा। वेरी गुड। पिछले अभी मैंने लॉजिक बताया कि इसके अंदर क्या है भाई, प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब आगे देखो, बैड डेट्स अकाउंट, ये क्या है? बैड डेट्स अकाउंट, डूब गया आप, खर्चा। जल्दी बताओ कौन सा अकाउंट है, जल्दी आंसर प्लीज। 16, बैड डेट्स अकाउंट इज आ रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, नन? क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड रुबल। LSEN निशा, बेटा एक बारी ये LSEN अपना नाम बता दे, मैं भूल गई, मुझे पता है आपने बताया था। ये आशीष मित्तल यानी नेहा मित्तल, ये समझ में आ गया है मुझे। है ना? तो आप भी बता दें एक बारी। मुझे पता है आप कोर्स में ही है, पर अभी तो क्लास आप लोगों की कोर्स वाले बच्चों की चल रही है। तो ये है नॉमिनल अकाउंट। फिर 17th बताइए। अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम? अकाउंटिंग सिस्टम दो, दो अकाउंटिंग सिस्टम है बेटा। यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है, दो तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम है, कौन कौन से? एक तो सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री, और दूसरा कौन सा है बच्चा? डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब हर एक एंट्री के दो इफेक्ट होना, ठीक है। हर एक एंट्री का एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। डन। ज्यादा हो सकते हैं बट एक एक तो जरूर होगा। और सिंगल एंट्री में ये किसे बोलते हैं? अनसाइंटिफिक बोलते हैं, ये सिस्टमेटिक नहीं होता है ये, ठीक है। इस प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। बैलेंस तो उसका निकल सकता है जिसके डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे। तो ये क्या बता रहा है आप लोगों का? डबल एंट्री सिस्टम। और 17th का सी, बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, मेरे को समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया आप लोगों को। और आगे चलते हैं बेटा। वेरी गुड बच्चों, रूबल, पिंकी, गुड। अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों का न्यूमेरिकल बोल सकते हैं हम, वैसे तो थ्योरी ही है। इट मीन्स दैट कैश इज रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर, इट रिजल्ट्स इन इमीडिएट रिसिप्ट ऑफ कैश। आगे पढ़ो और आंसर दो। 18th क्वेश्चन का आंसर करिए प्लीज। हिंदी में भी दिखा देती हूँ। इसका मतलब है कि व्यवसाय को मालिक से नगद राशि प्राप्त होती है।
इसके परिणाम स्वरूप नगद राशि की तत्काल प्राप्ति होती है। एंट क्या है, एंटनी ने 10,000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया, 2,000 रुपए की नगद में माल खरीदा, चंदर से 100 रुपए कमीशन लिया, 1,000 रुपए नगद माल बेचा। इनमें से क्या बिजनेस के पास कैश इज रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर? और ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, और मुझे पता है मेरे बच्चे आंसर गलत नहीं करेंगे इसका, और आप लोग सही आंसर कर रहे हो। नहीं करा, एक ने भी आंसर नहीं करा है। क्या चक्कर है बेटा, क्या समझ में नहीं आया? 18th क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चों? वो मार दिया तुक्का, तुक्का मार दिया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सारे के सारे पिटाई खाओगे, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा। रेनू इज करेक्ट। अब सारे उसकी चीटिंग कर लो। LSEN इज करेक्ट। आपको डांट पड़ी है ना, इसलिए आपने इस बार सही किया है। रूबल को डांट पड़ेगी अब। निशा, रूबल, नेहा, क्या कर रहे हो? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है, कुछ था ही नहीं उसमें। इतने इजी क्वेश्चन को बस टिपिकल लैंग्वेज के कारण गलत कराओगे क्या तुम लोग? ये बोल रहा है कि भाई व्यवसाय में पैसा लगाया है किसी बंदे ने, उसका एग्जाम्पल लिखना है हमें। तो क्या एंटनी कमिंस बिजनेस विद 10,000, प्रोप्राइटर ने बिजनेस, प्रोप्राइटर यानी कौन? मालिक, मालिक से बिजनेस में पैसा आया है, तो वो किससे रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस में पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया है? भाई कैपिटल पूछ रहा है आपसे और आप गलत बोल रहे हो। 18 समझ में आया? 18 का आंसर ए आएगा। समझ में आया क्या गलत वालों? जल्दी बोलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेटा गुड सोल्ड बोल रहा है, डी में पैसा, वो ऊपर पैसा आए की बात नहीं कर रहा है। कैश रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम प्रोप्राइटर। हम पैसा, हम जब कुछ सामान को बेचेंगे तो पैसा तो आया, लेकिन किसी और बंदे से। बिजनेस में पैसा प्रोप्राइटर से, मालिक से ही आना चाहिए, वो बोल रहा है ये। हाँ बिल्कुल, रेनू सही बोल रहे हो, वो बिजनेस की इनकम है। भाई तुमने कुछ बेचा, ठीक है, अब मैंने बिलीव योरसेल्फ शुरू किया कुछ पैसे लगाकर, तो ये पूछ रहा है ये, और मैं आपकी फीस से मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो थोड़ी पूछ रहा है, वो तो सेल हो गया ना, किसी और से पैसा आ रहा है। और प्रोप्राइटर यानी मालिक से पैसा आना, तो वो है पहला ही आएगा ऑप्शन। अब बताओ, थोड़ा सा थोड़ी सी लैंग्वेज अलग करते ही तुम लोग फंस जाते हो। क्या कर रहे हो ये? लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हो रहा है। बस आप लोगों को तो ये लगता है मैम कराए, मैम कराए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए बच्चों। डैश इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू अ जर्नल एंट्री गिवन बिलो द जर्नल एंट्री विद इन ब्रैकेट्स। जो एक्सप्लेनेशन होती है और वो सब बच्चों को आती है, ठीक है। ये 19 का ए और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब बताइए 20। वाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट सभी को नहीं आएगा। जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एस्टेट में, ऐसे मतलब आपको लगे बहुत आसान, लेकिन फंस जाओगे आप। डैश इज रिटन इन अ लेजर अकाउंट एज द टाइम ऑफ इट्स closing to indicate that the balance in that account has been carried down to next period। जब नेक्स्ट पीरियड में चीजों को ले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, बट आप लोगों को देखते हैं ढूंढ पाते हो या नहीं। 20 का आंसर। फॉरवर्ड या डाउन में से कंफ्यूज हो गए आप लोग, मुझे पता ही है। और जो भी इसका आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और बाकी फंस चुके हैं। ये इजी लग रहा है ना? कैरेट डाउन, बी आंसर आएगा। डैश को खाता बंद होने के समय खाता बही में लिखा जाता है ताकि यह दर्शाया जा सके कि उस खाते में शेष राशि अगली अवधि के लिए ले जाई गई है। कैरिड डाउन, ठीक है। अब देखो आगे। A cash book which is used to record cash and bank transaction is refers to सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम या 4 कॉलम? कितने कॉलम वाली है? 4 कॉलम वाली होती है? नहीं होती है।
पहला, दूसरा, तीसरा बता दो तो अब। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, दो चीज आ रही है भाई। बेटा प्लीज, मैंने आप लोगों को ये बोला हुआ है ना, ये बच्ची बहुत अच्छी है, LSEN वाली, इसने नाम अभी तक नहीं बताया बस अपना। आ, इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन के सामने लिखा है पहले 21 का बी। आप लोग भी ऐसे लिखो ना बेटा, कंफ्यूज तो ना हो। 21 का बी आएगा, क्योंकि दो चीजों के ऊपर बात हुई है, कैश और बैंक। ठीक है, तीन चीजों पे बात हो, कैश, बैंक, डिस्काउंट, तीनों, तो वो ट्रिपल कॉलम में आता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। माइंस, क्यूरीज इज एग्जांपल्स ऑफ, कौन सी एसेट है? फिक्टिटियस एसेट्स, लिक्विड एसेट, इंटेंजिबल या वेस्टिंग? और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी एसेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इज वेस्टिंग, क्योंकि टाइम के साथ साथ खत्म हो रही है, और बच्चों का आंसर भी बिल्कुल सही सही है। ठीक है बेटा, निशा, आपका नाम भी निशा है, ओके डन, अब याद रखूंगी। बट ठीक है, आप आईडी भी चेंज कर सकते हो, बट याद रखूंगी अब। अब देखो आगे, 23। बिल्कुल सही है सभी का आंसर। 22 का किसी ने बताया, गलत बताया किसी एक बच्चे ने। नहीं, सारे सही है भाई। 21 का भी बताया था, ओके। एक सेकेंड रुकिए बच्चा। 23 का बताइए अब। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ निकाला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बहुत बेहद इजी क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिंग से, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से तो नहीं निकाला जा सकता। प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही आंसर आएगा। और सही है, बिल्कुल बच्चों का आंसर सही है। 23 का फर्स्ट। आगे बताइए। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स आर आ। अगर फिक्स एसेट्स की सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रिसीव्ड और रिवेन्यू रिसीट। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, बच्चे फंसेंगे इस क्वेश्चन में, बच्चे तो फंसेंगे इस क्वेश्चन में। 24 का दो तो फंस चुके हैं, आगे जल्दी बताओ। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने, रेनू और निशा? प्रीति, आप तो मार खाओगे अब। ये इन दोनों की तो ये गलती है कि इन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, रेनू और निशा ने तो, और प्रीति ने तो। और ये दूसरी वाली प्रीति जिसने बी आंसर किया है, इसने ये पिटाई होगी, इसका कॉन्सेप्ट ही ढीला है। और क्लैपिंग फॉर निशा, LSEN, निशा के लिए क्लैपिंग है, इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसने क्वेश्चन भी सही से पढ़ा है। हाँ, रेनू निकल गया ना, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सी ऑप्शन तक आप पहुंचे ही नहीं हो, और जो पहुंचा है उसने, उसका आंसर सही है। बेटा ये गलती पेपर में भी करोगे आप, जल्दबाजी करो, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, आपकी ट्रेन छूट रही है। आंसर इज सी। देखो, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेटा आप लोग अपने घर का टीवी और फ्रिज रोज नहीं बेचते हो, तो उससे आने वाला पैसा कैपिटल है, ये तो फिक्स है। तो कैपिटल दो जगह है बेटा, पहले देखो। एक कैपिटल प्रॉफिट है, अरे बेचने से प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है। आपने अपना पुराना फ्रिज बेचा या नया जो भी आपने खरीदा, मान लो 2 महीने पहले फ्रिज खरीदा, और या फिर 2 साल पहले खरीदा 20,000 का, आज वो बेच रहे हो आप 10,000 का या फिर 22,000 का, प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं पता है। आपके पास जो पैसा आया वो क्या है? कैपिटल रिसीट। ठीक है, आंसर इज सी। प्लीज ध्यान से पढ़े, ऑप्शन को एटलीस्ट सारे पढ़े। आप लोगों का एमसीक्यू करने का मतलब ही यही होता है माय डियर बच्चों, कि आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, ना कि एमसीक्यू सेशन का ये मतलब होता है कि यूं की यूं क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पेपर में उठ के। हालांकि एस्टेट लेवल पर आ भी जाते हैं यूं की यूं क्वेश्चन उठकर, लेकिन अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करके जाते हैं तो दिस इज योर मिस्टेक माय डियर बच्चों। ठीक है, आप लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करना है सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता आ जाएगा।
आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे सही से पढ़ना है, और कैसे कौन सी गलतियां जो यहाँ पे कर दोगे वो वहां पे नहीं करनी है। आई होप क्लियर है मेरी बात। अब 25th क्वेश्चन पढ़िए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और दोबारा भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा, क्योंकि इसको राइट ऑफ करते टाइम, यानी इसकी भरपाई करते टाइम, राइट ऑफ करते टाइम एक साल में नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए 26 पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू, पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है? ठीक है, छोटे व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नगद में भुगतान किए गए छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए, छोटी और विविध आय को कवर करने के लिए, या उपयुक्त सभी। जल्दी आंसर करें। बिल्कुल सही है, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखो बता देती हूँ एक पैटी कैश बुक क्या होता है। पैटी कैश बुक क्या होता है बेटा? कैश बुक का ही टाइप होता है ना। जैसे आप लोगों का सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, और एक होती है आप लोगों की पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक से दो क्वेश्चन आते हैं, एक बारी थ्योरी बता देती हूँ मैं। पैटी कैश बुक मतलब बेटा, जैसे कोई भी छोटा या बिजनेस, छोटा या बड़ा कैसा भी बिजनेस है, और आपको मान लो कोई विजिटिंग आवर्स होते हैं, तो स्टेशनरी का खर्चा करते हो, या किसी का कोई आया चाय कॉफी ये मंगवाते हो, तो आप बोलते हो फोन करके किसी अपने मतलब जो काम करने वाले बंदा है उससे कि चाय मंगा दीजिए 4 5, तो वो आपके सामने क्या कभी पैसे लेके किसी गेस्ट के सामने पैसे लेके गया? नहीं, वो क्या चाय ला के रख देगा, जो भी मंगाया वो ला देगा, क्योंकि उसको ना पहले से पैसे दे दिए जाते हैं कि ये 20,000 रुपए ले भाई पकड़, और इसके इस महीने में जितनी चाय कॉफी स्टेशनरी का सामान आए वो इससे करेगा खर्चा। जो एम्प्लॉय होता है वो रिकॉर्ड रखता रहेगा पूरे महीने का, और सपोज करो 18,000 का उसका खर्चा हुआ, तो 2,000 उसके बच गए, तो वापस मालिक उसको 2,000 रुपए वापस नहीं लेगा, बल्कि 18,000 और दे देगा, और अगले महीने के शुरुआत में उसके पास 20,000 रुपए फिर से कर देगा। तो ये वाला सिस्टम चलता रहता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इंप्रेस जो आप लोगों का पेटी कैश बुक है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो इंप्रेस्ड बोलते हैं। इंप्रेस्ड मतलब जो पैसा वापस ना लेकर वापस उतना ही कर देता है। 20,000 दिए, 18,000 खर्च हो गए, 2,000 वापस देके, सॉरी 18,000 वापस देके उसको क्या करेगा, 20,000 कर देगा वापस से, उसे इंप्रेस सिस्टम बोला जाता है। आगे, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट अफेक्ट्स, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे अभी भी बताया था, जल्दी बताएं। एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए। अरे भाई क्या दिक्कत है, अब दिखाई दे रहा हो, आई होप सो। टू साइड ऑफ द सेम अकाउंट, द सेम साइड ऑफ टू अकाउंट्स ओनली, टू और मोर अकाउंट्स। जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन जो आंसर्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हल्का सा कंफ्यूजिंग है। बेटा आप सभी का आंसर इसका गलत है, पर कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। देखो इसका इसका क्या मतलब है? टू, देखो हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ो। एक ही खाते के दो पक्ष, एक ही खाते के मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ऐसा करते हो क्या? तो नहीं, ये तो गलत है मैम। दो खातों के एक ही पक्ष, अब दो खाते हैं, एक सैलरी डेबिट, और फिर दोबारा से इनकम, या फिर जो भी लिख लो, एक्सपेंसेस लिख लो कुछ, यानी वेजेस डेबिट। अब ये एंट्री सही है? नहीं, ये भी गलत है। केवल दो खाते, केवल दो खाते, यानी आप लोगों का एक डेबिट और क्रेडिट,
यानी डेबिट और क्रेडिट दो ही तो होंगे, चाहे इसके अंदर कितने हो। तो आंसर इज सी, केवल दो खाते। दो या अधिक खाते, खाते दो या दो से अधिक खाते हो सकते हैं, बट मतलब दो या दो से अधिक ये वाली चीजें हो सकती हैं, सैलरी भी आ गई, वेजेस भी आ गई, और ये यहाँ पे कैश आ गया, यहाँ पे किसी का नाम आ गया, ये हो सकता है। लेकिन डेबिट क्रेडिट तो सेम ही रहेगा ना, तो दो खाते रहेंगे ना कि दो या दो से अधिक, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज सी। 28 बताइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, शुरू से बताती हुई आई हूँ, कंजर्वेटिज्म ऑल एक्सपेक्टेड इनकम एंड लॉसेस, और एक्सपेक्टेड इनकम बट नॉट लॉस, ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट इनकम। जल्दी बताएं आंसर। 28। हाँ बेटा मनीषा, सी और डी में कंफ्यूजन है 27th में, लेकिन उसका आंसर सी आएगा। डी में कंफ्यूजन नहीं होना है, सी की तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक है बच्चों का, 28 का सी बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब बताइए 29th, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक बाय कस्टमर्स। जल्दी बताओ। पार्ट ऑफ पासबुक, पार्ट ऑफ कैश बुक। जल्दी आंसर करें, और ये करवा चुके हैं इसलिए एक क्वेश्चन डाल दिया ताकि रिकैप हो जाए तुम्हारा। 29th का आंसर बताएं। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही है 29 का डी। क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्वेश्चन आज का 30th, जल्दी बताएं। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज यूजुअली, स्क्रैप मतलब जो लास्ट में, मतलब जो कूड़ा करकट वाली चीजें, एक तरह से मैं बोल दूं कि भाई जैसे फ्रिज हमने 10 साल यूज कर लिया, आप जो लास्ट में बिक रहा है कबाड़ी के भाव बेचना, उसको बोलते हैं स्क्रैप। तो यूजुअली शोन इन, अगर कबाड़ी के भाव को चीज बेची है, उससे आई जो इनकम है यानी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी। जल्दी बताओ। प्रॉफिट में या लॉस में या ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में या ऑल ऑफ अबव में। बिल्कुल सही हो, 30 का ए। 30 का क्या आएगा, ए आएगा। और यहाँ पे ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को। 42 मिनट की क्लास हुई, 30 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं विद कॉन्सेप्ट, जितना हो सका, जो चीजें मुझे लगा कि मुझे डिटेल में बताने चाहिए। और ऐसे ही आपका एक एक करके एमसीक्यू हम करते जा रहे हैं। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रह रहे हैं, बट मेरी आप लोगों से हर क्लास के बाद यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज रिवाइज मोर, प्रैक्टिस मोर। ये ना सोचे अभी एग्जाम डेट नहीं है तो ना पढ़े। जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये मैंने डाल दिया है, डलवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बेनिफिट और हो सके। हाँ बेटा, मैंने रेनू बोला है ना कि मैं करवाती रहूंगी जैसे भी। ठीक है, ओके, डन टिल योर एग्जाम। इसलिए वीक में 3-4 क्लासेस होती है आप लोगों की, और प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को जल्दी ही एक रहता है, वो जल्दी। बेटा मैंने ना देखी नहीं निशा, मैंने नहीं देखा, तो प्लीज एक बारी दोबारा से अपना मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। ठीक है, मुझे शायद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बोल रही थी एक बच्ची। आई होप आप ही हो शायद वो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बोल रहे थे ना निशा। पता नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो मैं करवा दूंगी, आप चिंता ना करना। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया हुआ है, थोड़ा सा अभी 1-2 दिन के लिए बिजी रहूंगी, मैं रीजन बता चुकी हूँ, क्योंकि अभी नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये यूट्यूब पे भी जाएगी ये वाली वीडियो तुम्हारी, तो इस वजह से। तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना कुछ भी। अब पहले से सही है बेटा सब। ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बोल रहे हो तो जल्दी आएगा। ठीक है, इसके बाद करवा दूंगी, इसके बाद या जब भी जो भी रेडी हो जाएगा कंटेंट वही। ठीक है, ओके बच्चों, पढ़िएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा, और सेशन भी लगाइएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों कोर्स है, आप अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में, ऑडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए। मेरे कंटेंट से बाहर आपका स्टेट का पेपर नहीं जाएगा।
प्लीज रिवाइज करते रहें बार बार।